नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मौलिका ठाकुर। आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टाउन हॉल कार्यक्रम चल रहा है और वो सीधा के साथ संवाद कर रहे हैं जनता के साथ। सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए देशवासियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारे देश में लोकतंत्र का एक सरल अर्थ ये हो गया कि एक बार वोट दे दो और फिर 5 साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो कि बस ये तुमको दिया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी है सारी समस्याओं का समाधान कर दो। और अगर 5 साल में कुछ कमी रही तो फिर वोट देकर के दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेंगे और उसको कहेंगे देखिए उसने नहीं किया, तुम कर दो। सिर्फ वोट देकर के सरकार चुनना, अगर लोकतंत्र वहां पर सीमित हो जाता है तो लोकतंत्र का जो स्पिरिट है वो कभी पनप नहीं सकता है। और इसलिए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जन भागीदारी वाला लोकतंत्र, ये सबसे बड़ी भारत जैसे विशाल देश में आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी के कारण ये सहज संभव हुआ है। आज जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है वो जन भागीदारी का उत्तम उदाहरण है। लोग अपने आप, संगठन, नेता, सब लोग कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। आपका सवाल था गुड गवर्नेंस। हमारे देश में माना गया है गुड गवर्नेंस इज अ बैड पॉलिटिक्स। ये सही है कि ज्यादातर राजनीति में चुनाव जीतने के बाद सरकारों का इस बात पर ध्यान रहता है कि वे अगला चुनाव कैसे जीते, और इसलिए उनकी योजनाओं की प्रायोरिटी उसी बात में रहती है कि भाई अपना जनाधार कैसे बढ़ाएं और अधिक वोट पाने के क्या रास्ते खोजें। और उसके कारण जिस उद्देश्य से कारवां चलता है वो कुछ ही कदमों पर जाकर के लुढ़क जाता है। और उसके कारण हमारे देश में गुड गवर्नेंस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था, हर स्टेज पर स्क्रूटिनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी, इन चीजों के प्रति उदासीनता प्रवेश कर गई। देश में बदलाव लाने के लिए जितना महात्म्य नीतियों का है, निर्णयों का है, उतना ही महात्म्य लास्ट माइल डिलीवरी का है।
आपने जो सोचा समझा निर्णय किया धन लगाया अगर उसके लाभार्थी तक वो पहुंचता नहीं है, आपने जो योजना बनाई वो योजना का अगर लाभ नहीं मिलता है, कुछ दिनों के लिए तो वाहवाही हो जाती है कि सरकार ने अच्छा निर्णय किया, एडिटोरियल भी लिखे जाएंगे, हेडलाइन न्यूज भी बन जाएगी। लेकिन अगर हम गुड गवर्नेंस पर बल नहीं देंगे तो सामान्य मानवी के जीवन में बदलाव नहीं आएगा। मान लीजिए सरकारी खजाने से पैसे खर्च करके एक बहुत बढ़िया अस्पताल बन गया, बहुत बढ़िया इमारत बन गई, उत्तम से उत्तम संसाधन वहां लगाए गए, साधन लाए गए, टेक्नोलॉजी लाई गई, लेकिन वहां जो मरीज आता है अगर उस मरीज को इसका लाभ नहीं मिलता है, एक कमरे से दूसरे कमरे उसको भटकना पड़ रहा है, इमरजेंसी का पेशेंट आया है, कोई देखने वाला नहीं है, तो इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी, इतना धन लगाने के बाद भी, इतना बढ़िया अस्पताल बनाने के बाद भी लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, ये अरबों खरबों रुपया बेकार जाते हैं। और इसलिए डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम की तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टाउन हॉल कार्यक्रम जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा संवाद जनता से कर रहे हैं। डेमोक्रेसी और गुड गवर्नेंस पर बातचीत उनकी तरफ से की जा रही है। गुड गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं, बात फरीदाबाद की करते हैं। फरीदाबाद के सूरज कुंड में चल रहे हरियाणा बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज तीसरा दिन है। शिविर के तीसरे दिन आज सरकार की उपलब्धियों पर जोर दिया जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों से वाकिफ कराकर जोर दिया जाएगा कि वो इन उपलब्धियों को जन जन तक कैसे पहुंचाएं। बीजेपी के कुछ केंद्रीय मंत्रियों के इस प्रशिक्षण शिविर में न पहुंचने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, लिहाजा सांसद उधर भी व्यस्त हैं। बड़ा महत्वपूर्ण राज्यसभा लोकसभा का जो सदन चल रहा था, सेशन चल रहा था, और उसमें इतना महत्वपूर्ण जो बिल पास हुआ जीएसटी, तो इस तरह के जब महत्व के विषय होते हैं तो फिर कार्यकर्ता के लिए जब इस प्रकार के दो कार्यक्रम पैरेलल चलते हैं, एक इस प्रकार का हम तय करते हैं कि कार्यकर्ता का जिस कार्यक्रम का महत्व है उसके लिए उसमें वो जाए। तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का आज तीसरा दिन है। आज भी 6 सेशंस यहां पर रखे गए हैं और सरकार की उपलब्धियों पर आज जो है चर्चा की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, उपलब्धियां हैं, उन पर जोर दिया जाएगा। किस तरह से जन जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। पार्टी के अंदर जो अपना काम करना है, उस काम को क्या दिशा हो, उस पर विचार करते हैं। एक दूसरे को कहने को प्रशिक्षण देने का काम भी करते हैं। उसी कड़ी में हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियां पिछले 20 महीने के कालखंड में श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुई हैं, उन उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए, कार्यकर्ताओं के साथ में साझा करने के लिए। तो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, आज इसका तीसरा दिन है। 4 दिनों तक ये शिविर चलने वाला है और कई मुद्दों पर जो है इस शिविर में चर्चा की जा रही है। सांसद और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ आज जो है किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां क्या कुछ हैं, जन जन तक उन्हें कैसे पहुंचाए, उन पर चर्चा की जा रही है। फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी के इस प्रशिक्षण शिविर को कार्यकर्ताओं के लिहाज से बेहद फायदेमंद बताया है। हरियाणा
हरियाणा भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए आए केंद्रीय मंत्री कृष्ण गुर्जर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, अभी तीसरे दिन आप पहुंचे हैं शिविर में। अभी तक का जो ट्रेनिंग रही है, कौन कौन से विषय अहम रहे हैं और इस तरह की ट्रेनिंग जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कितनी अहमियत रखती है, ऐसे में जबकि आपको प्रदेश में पहली बार सरकार बनाने का मौका मिला है और जड़ें जमाना प्रदेश में आपकी एक चुनौती है? देखिए, मैंने अभी इससे पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, प्रशिक्षित करना, और ये हमारी पार्टी की निरंतर प्रक्रिया है। ये हमेशा समय समय पर मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चलती रहती है। उसी निमित्त हरियाणा के कार्यकर्ताओं का ये प्रशिक्षण शिविर जो 4 तारीख से शुरू हुआ, जिसको 7 तारीख को कल दोपहर भोजन के समय तक चलना है, इसमें अनेक विषयों पर कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई है, उनको प्रशिक्षण दिया गया है। तो इसे 17-18 विषय हैं जिन पर हर वक्ता आ रहा है और हर वक्ता अपने विषय पर बात कर कर लोगों को, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा है। तीसरे दिन पहुंचे हैं, इसके अलावा खबरें ये भी मिल रही हैं कि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है, राव इंद्रजीत हैं, वो भी शायद इस शिविर में भाग नहीं ले सकते। देखिए, अब ये कौन जानकारी देता है कौन नहीं, मैं इस बच्चे में नहीं जान चाहता, लेकिन ये मानकर चलिए हर मंत्री के, हर सांसद के, हर विधायक के, मंत्री के प्रति अपने पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम भी होते हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जो इस शिविर के बारे में बता रहे थे और साथ में यह भी साफ कर रहे थे कि शिविर से यदि कुछ नेताओं ने दूरी बना रखी है तो उसको ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है। कैमरामैन अरुण शर्मा के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, फरीदाबाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज चंडीगढ़ पीजीआई पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमृत फार्मेसी का नेहरू हॉस्पिटल और कार्डियक सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान कई नई योजनाओं की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान चंडीगढ़ पीजीआई को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कर ज्यादा एडवांस बनाने के साथ ही नेहरू हॉस्पिटल और कार्डियक सेंटर में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन किया। पीजीआई में आज 2 आउटलेट्स की ओपनिंग हुई है, तो पीजीआई इटसेल्फ में अब 3 आउटलेट्स हो गए अमृत के। एंड अमृत इज अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट। आज के इन 2 को मिलाकर के टोटल 9 अमृत के आउटलेट्स हो गए हैं कंट्री में। इसके अलावा जेपी नड्डा ने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से ग्रसित मरीजों की सुविधा के लिए स्लीप लैब का उद्घाटन करने के साथ ही पीजीआई एमईआर में टेलीमेडिसिन को अमरनाथ, किन्नौर और सबीर माला के साथ लिंक भी किया, जिसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इसरो के बीच एमओयू साइन किया गया है। एक हम एमओयू भी ड्राफ्ट कर रहे हैं ताकि उसमें हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करेंगे उनके साथ किस तरीके का हमारा संबंध बनेगा, उसको भी हम वर्क कर रहे हैं। क्योंकि हॉस्पिटल जो है वो पब्लिक फैसिलिटी है और पब्लिक फैसिलिटी में पब्लिक प्रोवाइडर जहां काम करते हैं वहीं पब्लिक के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हों, इस बात की कोशिश है। स्वास्थ्य मंत्री ने यहां फेम्टोसेकंड कैटरेक्ट फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया, जिसकी मदद से कंप्यूटराइज्ड सर्जरी आसान हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान नर्सिंग कॉन्वोकेशन में भी शामिल हुए और छात्रों को डिग्रियां बांटी। चंडीगढ़ से नीतिका महेश्वरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात हिमाचल की सियासत की कर लेते हैं। बीजेपी की ओर से 75 साल की उम्र का आंकड़ा पार करने वाले नेताओं को अहम पद न देने के फैसले को हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गलत करार दिया है। वीरभद्र सिंह का कहना है कि नेता उम्र से नहीं बल्कि दिमाग से बूढ़ा हो सकता है। बीजेपी के 75 साल की उम्र पूरी कर चुके नेताओं को अहम पद नहीं दिए जाने के मामले पर हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व का ये फैसला उनकी समझ से परे है। मुख्यमंत्री ने पुराने जमाने के ऋषि मुनियों का उदाहरण देते हुए कहा कि नेताओं को उनकी उम्र से नहीं बल्कि दिमाग से आंका जाना चाहिए। After all, we have great reverence for our munis and rishis who were definitely not young men. Youth should when they expounded the religious scriptures. So this is that. It depends upon the health of the person, capacity of the person to work, capability of the person, and acceptability of the people. That is the main factor. Right.
वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर हिमाचल बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने सीएम के बयान को बेतुका करार देते हुए पार्टी के फैसले को सही बताने की कोशिश की। सत्ती ने कहा कि पार्टी हाईकमान की कोशिश है कि युवा चेहरों को आगे आने का मौका मिल सके। हमारा समाज, हमारा देश, हमारे देश में बुजुर्गों को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, लेकिन वीरभद्र सिंह जी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि बुजुर्गों को नए लोगों के लिए भी स्थान छोड़ना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को किसी भी मुद्दे पर बख्शने के मूड में नहीं हैं। अब प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच उम्र की जंग शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि वादियों में इस नए मुद्दे की उम्र कितनी होती है। मोहित प्रेम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, शिमला। दुनिया की सबसे ऊंचाई से गुजरने वाले मनाली खारदुंगला पास पर 10 दिवसीय पैरासाइक्लिंग एक्सपीडिशन का आगाज हो गया है। 34 दिव्यांग प्रतिभागी 10 दिनों में 583 किलोमीटर की दूरी तय कर 15 अगस्त को खारदुंगला पास पर तिरंगा फहराएंगे। ये हौसलों की उड़ान है। ये विकलांगता को मात देने की जिद की उड़ान है। और ये मुकम्मल तस्वीर है मनाली से खारदुंगला पास तक 10 दिवसीय पैरासाइक्लिंग एक्सपीडिशन की, जिसमें 34 दिव्यांग प्रतिभागी 10 दिनों में 583 किलोमीटर की दूरी तय कर 15 अगस्त को खारदुंगला पास पर तिरंगा फहराएंगे। जैसे कि मैंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है, तो हर एक आदमी अगर किसी को भी मानसिक तौर पे या फिजिकल तौर पे अगर किसी को परेशानी है तो वो कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करे दिमागी तौर पे दिल से, तो किया जा सकता है। मैंने जो 15 तारीख को फ्लैग वहाँ पे फहराना है, मैं उस चुनौती को जो है कायम बना कर रखूँगा और उस टाइम पे जो है टाइमली जो है पहुँचूँगा। दुनिया की सबसे ऊंचाई से गुजरने वाले मनाली खारदुंगला मार्ग पर आयोजित इस रैली का हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शुभारंभ किया। साइकिलिंग यात्रा करते हुए खारदुंगला पास पर जाकर 15 अगस्त को ध्वज फहराएंगे। पूरे देश के लोगों को प्रेरणा देने का अभियान प्रारंभ किया है। मैं भारतीय सीमा सुरक्षा बल और आदित्य मेहता जी को बधाई देता हूँ। इस रैली का आयोजन भारतीय सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया गया है। बीएसएफ साल 2016 को बीएसएफ दिव्यांग वर्ष के तौर पर मना रही है। इस 10 दिवसीय पैरासाइक्लिंग एक्सपीडिशन का सबसे बड़ा मकसद है दिव्यांगों को पैरा स्पोर्ट्स जैसे खेलों से जोड़कर एक नई जिंदगी देना। संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मनाली। और अब बात करते हैं मौसम की। पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही लगातार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में लगातार जो बारिश है वो आफत बनकर बरप रही है। 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं गुरुग्राम, मोहाली, कुल्लू और शिमला की, किस तरह से बारिश का नज़ारा वहां पर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है ऊपरी हिस्सों में स्थिति जो है बुरी बनी हुई है। शिमला से लेकर मंडी, कुल्लू समेत कई जिलों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मौसम किस तरह से हो रहा है हिमाचल में, विशाल मेरे सहयोगी मेरे साथ बन गए हैं। विशाल, फिलहाल किस तरह का मौसम है शिमला की अगर बात करूं, और हिमाचल के तमाम इलाकों में किस तरह का मौसम है और आने वाले दिनों में किस तरह का रहने वाला है? जी मोनिका, मौसम की जानकारी देते हुए अगर हम शिमला के ये जो दृश्य है, अभी जो मौजूदा दृश्य है कि कैसे ये जो धुंध है इसने एक सफेद चादर पूरी शिमला में फैला रखी है। हम इस टाइम ऐतिहासिक रिज मैदान पर हैं जहां पे सिर्फ सफेद चादर और बीच बीच में कहीं हल्के हल्के हरे पहाड़ जो पेड़ हैं वो दिख रहे हैं। यही कुछ हाल है प्रदेश के बाकी इलाकों में भी, जहां पे इस बारिश के चलते जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और कई बरसाती नाले, जैसे हिमाचल में कई बरसाती नाले हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या उन इलाकों में है जहां पर लोग ज्यादा नहीं रहते हैं,
वहाँ पे ये बरसाती नाले जो हैं और जो नदियां हैं वो काफी उफान पर हैं। तो शिमला में भी पिछली देर रात से बारिश हो रही थी जो दोपहर तक चलती रही। शिमला शहर की अगर बात की जाए तो रिमझिम बारिश आज दर्ज की गई थी, जो कल काफी तेज थी वो आज रिमझिम थी। पर शिमला के जो आसपास के इलाके हैं वो काफी तेज, उसमें आज भी बारिश देखी गई थी। पर अभी फिलहाल क्योंकि ये सफेद चादर धुंध की जो ओढ़ रखी है शिमला शहर ने, तो ये दर्शाती है कि अभी जो शिमला में बारिश अभी रुकी हुई है, जिससे जो पर्यटक हैं वो घूम पा रहे हैं और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो अपनी रोजमर्रा की जो परचेजिंग है वो कर पा रहे हैं। जी मोनिका। तो कहीं ना कहीं टूरिस्ट के लिए जो मौसम है वो मजेदार बना हुआ है, टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विशाल, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।